हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये बेसिकली पहले भी हुआ था, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई। आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरी, सिर्फ ओठ हिल रहे थे। तो फिर मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के अंदर, या फिर अभी देखने वाले हैं, क्योंकि अभी ये हुआ ही नहीं है, ऐसा कंसिडर करके ही पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोग इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं और उनको कुछ नाम दिए हैं, तो उन लॉज के नाम भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोगों ने लॉजिकल इक्विवेलेंस देखा है कंपाउंड स्टेटमेंट्स का। दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हैं। तो ट्रूथ टेबल के अंदर लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर सेम आती है तो हम लोग कहते हैं कि वो दो कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है कि जो लॉजिकली इक्विवेलेंट है और जिनको हम एज अ लॉ ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, और क्योंकि ये आपको जब बोर्ड के अंदर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तब आपको इन लॉज को एज अ रेफरेंस बताना होता है, रीज़न बताना होता है एज अ रीज़न। मतलब जब आप कोई स्टेप कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप इन लॉज को यूज़ कर रहे हो तो आपको रीज़न में उसका नाम लिखना पड़ता है। तो ये सारे लॉज आपके ध्यान में अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल इक्विवेलेंस जब हम लोग प्रूव करते हैं तो एक तरीका होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने का ट्रूथ टेबल्स की हेल्प से, जो हम लोगों ने पहले ही किया है। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है कि इन लॉज की हेल्प से हम दिए हुए स्टेटमेंट को दूसरे दिए हुए स्टेटमेंट से लॉजिकली इक्विवेलेंट है ये बता सकते हैं। ठीक है, तो वो आने के लिए हमें ये लॉज अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर के कुछ लॉज को हमने पहले भी देखा है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है जिसको हमने निगेशन के अंदर देखा था। ठीक है, तो और कुछ लॉज है जो हमें शायद पता है लेकिन उनके नाम पता नहीं है। तो नाम और लॉज दोनों को हमें अच्छे से याद में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला लॉ आता है बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सो आइडेम्पोटेंट लॉ, ये जो नाम दिया है तो इस नाम के अंडर कौन सा लॉ हमें बताया जा रहा है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर हमें ये कहा गया है कि कोई भी आपके पास एक ही स्टेटमेंट रहेगा और उसी स्टेटमेंट को आप खुद के साथ में जोड़ रहे हो एंड से एक बार और दूसरी बार और से। तो इन दो पॉसिबिलिटीज में वो जो स्टेटमेंट रहेगा कंपाउंड स्टेटमेंट वो किससे इक्विवेलेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है P और मैं इसी को खुद के साथ में इस P को खुद के साथ ही जोड़ रहा हूँ एंड से। सो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड P ये लॉजिकल इक्विवेलेंट किससे होगा। और दूसरी केस है मेरे पास इसी एक स्टेटमेंट को मैं खुद से जोड़ रहा हूँ और से। तो इस सिचुएशन में ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किस स्टेटमेंट से होगा। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक ही स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आप खुद के साथ ही जोड़ रहे हो किस, इस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके एक बार और एक बार इस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके। अब इस स्टेटमेंट को थोड़े से देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है। कोई भी एक स्टेटमेंट लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये एक स्टेटमेंट है। अब मैं इसी स्टेटमेंट को खुद के साथ एंड से जोड़ता हूँ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, तो वही स्टेटमेंट होगा। सिमिलरली अगर मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ और मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ ऐसे मैं लिखता हूँ, तो इसका भी लॉजिकल इक्विवेलेंट वही स्टेटमेंट होगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे ट्रू है, ठीक है ना। तो ये ट्रू कैसे होता है बेटा, तो P आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब एक ही स्टेटमेंट है तो या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फिर आप उसी स्टेटमेंट के साथ उसको जोड़ रहे हो, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू रहता है तो उसी को आप खुद के साथ जोड़ोगे ना। तो P एंड P आप लिख रहे हो। अब P एंड P में एंड जब लॉजिकल कनेक्ट होता है तब नतीजा क्या होता है, जब दोनों भी ट्रू हो तब ट्रू होता है और जब दोनों फॉल्स हो, दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो भी फॉल्स होता है। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा ही। तो आप अगर देखेंगे तो इस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वही पॉसिबिलिटीज आपको P एंड P की भी मिल रही है। तो जब ये ट्रू होता है तब कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू है और जब एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स आता है। तो जो भी स्टेटमेंट का नतीजा है उस स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वही, जब आप उसको खुद के साथ में लॉजिकल कनेक्टिव एंड से जोड़ते हो तो आपको वही मिलता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप P एंड P को लॉजिकल इक्विवेलेंट कह सकते हो सिर्फ P से। तो ये लॉ आपको यूज करना है जब आप लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे आगे, जब एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 1.4 है, जिसके अंदर का आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको इसी रूल्स का यूज करके सॉल्व करना है। ये जो भी रूल्स हम लोग अभी देखेंगे लॉज, तो यहाँ पर आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? जब भी आपको किसी लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए आप जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो, तब अगर आपको ऐसा दिखता है कि एक ही स्टेटमेंट है, उसको एंड या फिर और से जोड़ा गया है, तब आप उसका नतीजा क्या लिखेंगे? ये। और जब आप P और P की जगह P लिखते हो, तब आप नीचे रीजन लिखेंगे सिंस बाय आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में मैंने सारी चीजें बताई है। अब यहाँ पर जैसे P एंड P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, ये मैंने प्रूव किया है विद हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। सिमिलर वे से आप P और P भी लिख सकते हो। अब P और P में क्या होता है? ये P है, ये भी P है। P और P में क्या होता है? दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रू ट्रू का ट्रू ट्रू और ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स मिलेगा। तो मतलब क्या आ रहा है? यहाँ पर भी वही हो रहा है, T एंड F। इस कंपाउंड स्टेटमेंट की एंट्रीज देखिए, T एंड F है, और सिंपल एक ही स्टेटमेंट था, उसकी भी एंट्रीज सेम है। तो इसका मतलब क्या? P और P इज ऑल्सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सेम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसा जब भी ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट को खुद के साथ में जोड़ा जाता है एंड से या फिर और से, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को आप लॉजिकली इक्विवेलेंट कह सकते हो उसी स्टेटमेंट से। तो इसको कहा जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ये था आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद में कुछ लॉज आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। मतलब सिंपल मतलब आपने इन लॉज को पहले भी सुना है इन केस ऑफ नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स वगैरह। जैसे सेकंड नंबर पर है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये आप लोगों ने सुनी है। जैसे नंबर के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि 2+3 को अगर मैं 3+2 लिखता हूँ और दोनों अगर सेम आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एडिशन ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। जो भी नंबर का सेट है उसके ऊपर, तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ओवर नेचुरल नंबर सेट, ऐसे आप बोल सकते हो। तो जैसे नंबर्स में होता है उसी तरीके से ये जो एंड लॉजिकल कनेक्टिव है और दूसरा और लॉजिकल कनेक्टिव है, तो ये दोनों भी कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट है P Q, इसको आप जोड़ रहे हो एंड से, तो P एंड Q का जो भी नतीजा आपको मिलेगा वही मिलेगा आपको Q एंड P का। मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे आप लोग लेके देख सकते हो P एंड Q का लीजिए और फिर Q एंड P का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सिंबल दिया है यहाँ पर, ये जो लॉजिकल कनेक्टिव है, दिस लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव एंड जो है ये कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या कि आप P एंड Q लिखिए या फिर Q एंड P लिखिए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग। सो P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q एंड P। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास P और Q, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q और P। सो ये दोनों भी एक दूसरे से लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जैसे एंड लॉजिकल कनेक्टिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वैसे और लॉजिकल कनेक्टिव भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। आपको ऐसे लग रहा होगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर लॉजिकल कनेक्टिव ऐसा कर ही सकता है, ऐसे नहीं होता। अगर आप इंप्लीकेशन की बात करेंगे तो P इंप्लाइज Q का जो नतीजा है वही नतीजा आपको Q इंप्लाइज P का नहीं मिलता, समझ आए। जैसे मान लीजिए T इंप्लाइज F का नतीजा क्या आता है? F आता है। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं दैट इज F इंप्लाइज T, तो इसका नतीजा आता है ट्रू। तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हुए क्या? नहीं हुए, समझ रहे हो बात को। तो वैसे ही आपको जैसे नंबर होते हैं ना, नंबर्स के अंदर आपको लग सकता है कि 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, सो मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो आपको ऐसे लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर के लिए किसी भी ऑपरेशन के लिए ऐसे हो सकता है। नहीं, अगर आप नेगेटिव के बारे में सोचेंगे और डिवीजन के बारे में सोचेंगे तो ये दोनों भी नंबर्स कभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? 3 - 2 का वैल्यू आता है 1। तो जब आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है तब आपको दोनों का पोजीशन चेंज करना होता है। तो आप 2 - 3 लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -1। मतलब नेगेटिव जो ऑपरेशन है, दिस डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एनी सेट ऑफ नंबर्स। सिमिलर वे से डिवीजन का है, आप 6 / 3 कीजिए आपको 2 मिलेगा, लेकिन आप जब उल्टा करते हो 3 / 6 आपको 1/2 मिलता है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना। तो डिवीजन जो होता है ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता कॉम्यूटेटिव वाली।
तो नंबर्स के अंदर जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इन द सेम वे हमारे यहाँ पर कंडीशनल और बाय कंडीशनल, मतलब जो इफ देन वाला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड इफ एंड ओनली इफ वाला है, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। तो सिर्फ एंड और इसको कैसे बोलेंगे, एंड जो है एक लॉजिकल कनेक्टिव और दूसरा और लॉजिकल कनेक्टिव, ये दोनों भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सो कॉम्यूटेटिव लॉ तो वैसे आसान है ध्यान में रखने के लिए। फिर इसके बाद में आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा, मान लीजिए दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, तो जब आपके पास दो अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव हो। क्योंकि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और एसोसिएशन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों का। तो एसोसिएशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक लॉजिकल कनेक्टिव एंड होता है तो दूसरा और होता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बाहर और रहेगा तो अंदर एंड रहेगा। ठीक है, और एसोसिएशन में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये जो बाहर का लॉजिकल कनेक्टिव होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अंदर वाले के ऊपर। सो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, यहां पर और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। तो ये होता कैसे है बेसिकली, जैसे आप लोगों को पता है आप a इंटू बी प्लस सी को क्या करते हो, a इंटू बी प्लस सी का क्या करते हो, ए का पहले b के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो, फिर प्लस लिखते हो और फिर a का c के साथ में मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहां पर हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड टू रियल नंबर्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो p एंड q फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, फिर आएगा और फिर p एंड r। सो जब भी आपके पास ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपके पास ये रहता है तो इसको भी आप उल्टा लिख सकते हो। तो इसको भी उल्टा लिखने की आदत ध्यान में रखनी है। मतलब जब आपके पास ये ऐसे दिया हुआ रहेगा दो ब्रैकेट, तो आपको देखना है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो सेम है क्या। ठीक है, और दूसरी चीज देखनी है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है क्या, कम से कम एक स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है क्या। तो अगर ऐसे हो रहा हो तो समझ लेना कि वो जो कॉमन है, कॉमन स्टेटमेंट एंड कॉमन लॉजिकल कनेक्टिव विल गेट कम आउट ऑफ द ब्रैकेट, वो ऐसा मान लीजिए उनको कॉमन लेना है हमें। तो अगर आप p एंड को कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचता है q और r। समझ रहे हो, इन दोनों में से अगर आप p एंड को, p को और इस सिंबल एंड को अगर बाहर ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचता है q और r। तो जब आपके पास बहुत बार एग्जाम्पल में आपके पास ऐसा भी रहेगा, इसको आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखना तो आसानी है। जैसे मान लीजिए अगर और होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस वाले को कहते हैं एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और इसको कहते हैं और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। तो और को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड के ऊपर, तो कैसे करेंगे, p और q। ठीक है, p और q लिखेंगे, फिर ये एंड आ जाएगा और फिर लिखेंगे p और r। ठीक है, p और r। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसके बाद में आता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में बस ऑर्डर ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस चेंज अगर करते हो तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए नंबर्स के अंदर अगर आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो इसके अंदर ये आप 3 और 5 का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हो और फिर 2 के साथ करते हो, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आपको तभी भी मिलेगा जब आप 2 इंटू 3 का पहले करोगे और बाद में 5 का करेंगे। तो आप कर क्या रहे हो, पहले आपने इसको ये महत्व दिया मल्टीप्लिकेशन में, मतलब पहले आप प्रायोरिटी कहाँ थी आपकी, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में थी। लेकिन मान लीजिए आपने ऑर्डर चेंज कर लिया, पहले इन दोनों का कर लिया और फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो दोनों केस में आंसर सेम आता है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन इस बात की परमिशन देता है कि भैया मैं एसोसिएटिव हूँ, आपकी मर्जी, आपको जिसको पहले मल्टीप्लाई करना है करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इस बात की परमिशन नहीं देता। जैसे एडिशन है, एडिशन के अंदर भी आप 3 नंबर दिए हैं आपको, 5 है, 4 है, प्लस 3 है,
तो आप पहले इन दोनों का एडिशन करो, फिर जो आएगा उसके अंदर इसको ऐड करो, जो भी नतीजा होगा वो इक्वल होगा किससे, 5 को एज इट इज रखो, फिर 4 और 4 + 3 का करो। तो एडिशन इस बात की परमिशन देते हैं कि आप जिसकी मर्जी पहले एडिशन करो और बाद में दूसरा को उसको ऐड करो। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि एसोसिएशन। तो ऐसा ही एसोसिएशन पॉसिबल है लॉजिकल कनेक्टिव एंड के साथ में और के साथ में। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तभी अप्लाई की जा सकती है जब आपके पास 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है। एक चीज, स्टेटमेंट रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 अलग अलग ही स्टेटमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो एसोसिएटिव, ऐसा भी हो सकता है पी और क्यू एंड क्यू, ठीक है ना। तो लेकिन ज्यादातर केस में 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पी एंड क्यू एंड आर है मेरे पास, ठीक है। तो एसोसिएशन किसको कहा जाता है, सबसे पहले देखिए एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क। डिस्ट्रीब्यूशन में 2 अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव होते थे, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट आपको बताता है कि ब्रैकेट के बाहर का सिंबल ब्रैकेट के अंदर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर खुद को ब्रैकेट डालने हैं, मतलब आप पहले इन दोनों को डाल दीजिए, तो ये भी इक्व क्योंकि आप जब ब्रैकेट डालते हो तो वो क्या होता है, उसके अंदर प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाले का करेंगे, फिर इसके बाद में जो इसका नतीजा आएगा फिर उसको एंड के साथ में जोड़ेंगे आर के साथ, ठीक है ना। तो इसके लिए ये प्रायोरिटी यहाँ पर डिसाइड होती है कि जब आप ब्रैकेट डालते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एंड ऐसा लॉजिकल कनेक्टिव है कि इसके अंदर प्रायोरिटी अगर आप बदल भी देते हो, जैसे पी एंड क्यू को मैंने पहले प्रायोरिटी दिया था, अब मैं क्या करता हूँ, वही 3 स्टेटमेंट है मेरे पास और लॉजिकल कनेक्टिव भी वही है, मैं क्यू एंड आर को लेता हूँ। तो इस वाले केस में मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब जब मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, देखो हम लोग जितने भी ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के अंदर लॉज देख रहे हैं, सारे के सारे लॉज विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल आप लोग प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं इसका ट्रूथ टेबल निकालूंगा तो पहले मैं पी एंड क्यू का कॉलम निकालूंगा, फिर पी एंड क्यू का कॉलम आने के बाद में उसका आर के साथ में इसका एक नया कॉलम बनेगा। तो ये कॉलम आने के बाद में इस पूरे की जो एंट्री है वो इसके साथ में मैच करती है कि नहीं, तो बिल्कुल करती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ डूइंग ऑर्डर ऑफ राइटिंग एंट्रीज इन ट्रूथ टेबल मैंने चेंज किया है। मैंने यहाँ पर क्यू एंड आर को पहले लिया है, ठीक है, और फिर क्यू एंड आर का जो भी आएगा उसका मैं पी के साथ में कनेक्शन ले रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या एंट्रीज मिलती है, वो अगर इसके साथ में मैच होती है तो मैं कह सकता हूँ कि एंड इज लॉजिकली एंड ये जो लॉजिकल कनेक्टिव है ये एसोसिएटिव है। तो ये एसोसिएटिव है और इसी तरीके से और भी एसोसिएटिव है। सो P और Q और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q और R, ठीक है। तो दोनों भी चीजें ध्यान में रखना है। तो एसोसिएशन लॉ भी बहुत काम में आता है, बस आपको समझ में आना जरूरी है। तो एसोसिएशन में क्या होता है, ब्रैकेट शिफ्ट होता है सिर्फ, जैसे मान लीजिए पहले ब्रैकेट दोनों में था, फिर ब्रैकेट शिफ्ट हो गया नेक्स्ट 2 में, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट रहने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट यहाँ था, फिर ब्रैकेट शिफ्ट करा दिया, फिर भी ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इस बात को समझिए, इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सो हम लोगों ने सबसे शुरुआत में देखा था आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर हमने देखा कॉम्यूटेटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड फिर एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, एब्सॉर्प्शन लॉ। 5th वाला लॉ है मेरे पास एब्सॉर्प्शन लॉ। अब एब्सॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्सॉर्प्शन लॉ, एब्सॉर्प्शन का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे को अपने अंदर खींच लेना, एब्सॉर्ब कर लेना, है ना। तो एब्सॉर्प्शन लॉ के अंदर क्या होता है, देखिए 2 स्टेटमेंट रहेंगे आपके पास और 2 लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे एंड और, ठीक है। तो किस तरीके का सिचुएशन रहता है, तो P एंड P और Q, P और P एंड Q, ठीक है। ये 2 सिचुएशन है हमारे पास में। क्या हो रहा है यहां पर, तो इन दोनों का भी नतीजा क्या आता है, सो दीज बोथ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। अब आपको लगेगा कि ये कैसे, तो देखिए एब्सॉर्प्शन लॉ में होता क्या है, आपके पास 2 स्टेटमेंट है P एंड Q,
तो ये दो स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर या तो और से जुड़े हुए रहेंगे या फिर एंड से, और बाहर इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा, बाहर दोनों में से कोई भी एक है, और जो भी अंदर लॉजिकल कनेक्टिव उसका ऑपोजिट कनेक्टिव यहां पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर अंदर और है तो बाहर एंड है, और यहां पर अंदर एंड है तो बाहर और है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रिपीटेड स्टेटमेंट है यहां पर, मतलब पी बाहर भी है और पी अंदर भी है, तो वो रिपीटेड स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को खा जाता है, मतलब एब्सॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है, पी ही आता है। अब आपको इसको प्रूव कैसे करना है, तो अगर आपको प्रूव करना है तो आप एक काम करेंगे, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का लॉजिक ट्रुथ टेबल बनाइए, और उस ट्रुथ टेबल के अंदर जो भी एंट्रीज आपको मिलेगी वो एंट्रीज पी के एंट्रीज के साथ में मैच हो गई, वो मैच हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक मैं प्रूव करके बताता हूँ, पी क्यू है मेरे पास, तो क्या होता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। इधर से आ जाता हूँ मैं। सो पी और क्यू है आपके पास, फिर इसका आपको पी के साथ में इसका जोड़ना है एंड से। चलिए अब पी और क्यू का मतलब तो आपको पता है, एक भी ट्रू है तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू, तो ट्रू आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर ट्रू आएगा, और यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब बेटा इस पी और क्यू को जोड़ना है पी के साथ में एंड से, मतलब दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो आप देखिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट की एंट्रीज किसके साथ में मैच हो रही है, वो मैच हो रही है पी के साथ में। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह आप पी को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो पी एंड ब्रैकेट के अंदर पी और क्यू। देखिए ये लॉ जो है एब्सॉर्प्शन लॉ, इसको पहचानेंगे कैसे आप, तो ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके जैसे दिखता है, मतलब वही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सिर्फ यहां पर क्या होता है, गड़बड़ कब होती है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर अगर तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है तो समझ लेना कि वहां पर एब्सॉर्प्शन का काम नहीं है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत कब नहीं पड़ती, जब आपके पास 3 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट सेम हो, ठीक है ना। तो बस यही है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये स्पेशल केस है एब्सॉर्प्शन लॉ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आपके पास जब 3 अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं तब तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है, ठीक है। लेकिन अगर उस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर अगर एक स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है तो जो रिपीटेड स्टेटमेंट है वही आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, मतलब इतने बड़े कंपाउंड स्टेटमेंट की जगह सिर्फ एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, दैट इज पी, ठीक है। सो और सिमिलर वे से नीचे भी होगा, तो दोनों भी केस को ध्यान में रखेंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ठीक है ना। तो एब्सॉर्प्शन और आइडेम्पोटेंट में कंफ्यूजन है, आइडेम्पोटेंट के अंदर एक ही स्टेटमेंट होता है जो खुद के साथ में एंड से या और से जोड़ा जाता है, और एब्सॉर्प्शन के अंदर 2 ही स्टेटमेंट रहेंगे और एक स्टेटमेंट रिपीटेड रहेगा, मतलब बेसिकली तो दिखने के लिए तो 3 स्टेटमेंट रहेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट 2 बार आया है, तो जो 2 बार आया है वही नतीजा है। और एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप कि सिचुएशन होगी एसोसिएटिव वाली, जैसे यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर भी एंड है, तो वो हो जाएगा एसोसिएटिव का सिचुएशन। तो ध्यान में रखना है कि एब्सॉर्प्शन जो है, ऐसा मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की स्पेशल केस है, तो आपके अच्छे से जहन में रहेगा कि एब्सॉर्प्शन लॉ तभी अप्लाई होता है जब बाहर एक लॉजिकल कनेक्टिव है और दूसरा अंदर है, मतलब एंड बाहर है तो अंदर और है, और बाहर है तो एंड अंदर है, ठीक है। तो ये है हमारा एब्सॉर्प्शन लॉ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉज। सो डी मॉर्गन्स लॉज को हम भली भांति जानते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और बता देता हूँ कि इनको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। सो डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है किसको, तो जब आप कंजंक्शन का जब हम लोग निगेशन लेते हैं तो उनको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, MORGANS N'। सो निगेशन ले रहा हूं मैं किसका, कंजंक्शन का, दैट इज P एंड Q का। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट हो, ये हमने देखा है। तो कंजंक्शन का निगेशन कैसे आता है, निगेशन P एंड की जगह आता है और निगेशन Q, फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ P और Q। डिसजंक्शन का निगेशन लेना है, सो एवरी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का निगेशन लेंगे और की जगह आएगा एंड, तो अंदर अगर एंड है तो बाहर और, अंदर और है तो बाहर एंड, और दोनों का आएगा निगेशन। तो बेटा ये है आपका डी मॉर्गन्स लॉ,
ठीक है, तो आसान है डी मॉर्गन्स लॉ, इससे पहले भी हमने देखा है। फिर डी मॉर्गन्स लॉ के बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, 6। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कुछ कुछ नाम अच्छे से याद में रह जाते हैं, कुछ रहते नहीं है। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर क्या होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब निगेशन वाला स्टेटमेंट होता है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट है आपके पास, उसका निगेशन है, उसको आप जोड़ेंगे या तो एंड से या फिर उसको जोड़ रहे हो आप और से। तो इन दोनों सिचुएशन में आपका ये जो स्टेटमेंट होता है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किससे होता है, तो कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट वर्ड आएगा या फिर जैसे ही एक स्टेटमेंट और उसका निगेशन एक दूसरे के साथ एंड से या फिर और से जुड़े हुए दिखेंगे तो झट से ध्यान में लाना है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई करना है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, एक ही स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है, तो वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और उसका निगेशन है आपके पास। तो इस स्टेटमेंट का निगेशन मतलब जब ये ट्रू रहेगा तब ये फॉल्स, जब ये फॉल्स तब ये ट्रू। अब इनको आप जोड़ रहे हो एक बार एंड से और दूसरी बार जोड़ रहे हो और से, तो देखेंगे क्या आता है फिर नतीजा। तो जब आप इन दोनों को एंड से जोड़ते हो तो एंड का तो आपको नतीजा पता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू। यहाँ पर एक ही ट्रू है तो ये बनेगा फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू आता है। तो पी और निगेशन क्यू क्यों लिखा है मैंने, पी और निगेशन पी, तो दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा और यहाँ पर भी ट्रू है तो ट्रू। अब यहाँ पर मज़ा देखिए आप क्या हो रहा है, जब आप किसी भी स्टेटमेंट को उसके निगेशन के साथ में एंड से जोड़ते हो तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है फॉल्स, जो यहाँ पर हमें नतीजा मिल रहा है। ये नतीजा क्या बता रहा है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आने वाला है। आप पी का जो मर्जी वैल्यू ले लो, मतलब आप जो आपका पी स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट ले लो, फॉल्स ले लो, लेकिन आप पी कोई भी स्टेटमेंट लेंगे और उसके निगेशन के साथ अगर उसको एंड से जोड़ेंगे तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट का नतीजा आएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और ये क्या कहता है कि आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, चाहे वो ट्रू हो फॉल्स हो, आप उसको उसके निगेशन के साथ और से जोड़ेंगे तो वो हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये किससे जोड़ रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ कहा गया है। तो कॉम्प्लीमेंट ये जो वर्ड है ये किसके साथ में रिलेटेड है ये ध्यान में रखना बहुत आसान है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट और उसके निगेशन को जोड़ा जाएगा एंड से या फिर और से, तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसके अंदर अगर कंफ्यूजन होता है तो 2 मिनट में आप इसका ट्रूथ टेबल निकाल के ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। लेकिन फिर भी ध्यान में रखना आसान है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ में एंड जब होता है तब स्टेटमेंट फॉल्स होता है और जब और आता है तो स्टेटमेंट ट्रू होता है। कौन सा स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट और उसके निगेशन को आप जोड़ रहे हो ना, तो ये फॉल्स रहेगा कब, जब एंड से जोड़ा है, और ट्रू रहेगा कब, जब और से जोड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद में आता है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। सो इन्वोल्यूशन लॉ आसान है वैसे, इन्वोल्यूशन लॉ के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ तो होगा, ऐसे कैसे कुछ नहीं। देखिए इन्वोल्यूशन लॉ में निगेशन का निगेशन के बारे में बात की गई है, मतलब एक स्टेटमेंट है खुद निगेशन में है, एक निगेशन ऑफ पी है, इसका अगर आप खुद के साथ में निगेशन लेते हो तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है खुद से, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ आता है, ठीक है ना। निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है। फिर जैसे निगेशन ऑफ निगेशन को आपने लिखा है वैसे निगेशन ऑफ ट्रू का होता है फॉल्स, ठीक है ना। निगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स और निगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, मतलब इसका भी आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब कॉमन बात है जो हम बोलते हैं, कॉमन सेंस वाली बात, कि फॉल्स का निगेशन ट्रू होगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, और निगेशन का निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये था इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो निगेशन के निगेशन से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये छोटे छोटे लॉज है जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, फिर हमने देखा था आइडेम्पोटेंट लॉ, तो इनके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक और लॉ आ रहा है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, दैट इज 9th लॉ। 9th है, हाँ बिल्कुल 9th है, ये है आइडेंटिटी लॉ बेटा। अब आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या होता है, देखो आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहा जाता है, आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पता है। देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है, अगर आप नेचुरल नंबर सिस्टम ले रहे हो, नेचुरल नंबर का सिस्टम ले रहे हो या फिर नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हो, तो नेचुरल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहा जाता है, तो नेचुरल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी होता ही नहीं है, उसके लिए आपको होल नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। तो
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है होल नंबर के अंदर बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी होता है ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, हमारा ज़ीरो नंबर होता है ना ज़ीरो वो। तो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन। बेसिकली आइडेंटिटी जो होता है ना वो आईना होता है, आईना। आईना समझते हो? मिरर, मिरर समझते हो? आईना मतलब क्या? जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो हम ही को दिखाता है अपना चेहरा। ऐसा होता है क्या? अगर मैं आईने में देखूंगा खुद को तो सामने से मुझे शाहरुख खान दिखाई देगा? ऐसे नहीं होता। मैं देख रहा हूँ तो मेरा ही चेहरा मुझे दिखेगा, है ना। तो आईना क्या है? ये आईना होता है, ये ज़ीरो आईना है। लेकिन किसके लिए आईना है? एडिशन ऑपरेशन के लिए आईना है। और ये आईना किसके लिए है? ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आईना है। मतलब क्या? अगर आप कोई भी एक नंबर ले रहे हो और ज़ीरो को उसके अंदर ऐड कर रहे हो तो आपको वही नंबर फिर से मिलने वाला है। तो ऐसा जो नंबर करता है कि जिसके अंदर किसी को भी आप मिलाए लेकिन फिर भी वो उसी नंबर को दिखाता है, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि आप जिसके अंदर किसी को भी मिलाएंगे कोई भी नंबर को तो आपको वही नंबर फिर से मिलेगा। सो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, अगर आप 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से 5 मिलेगा। मतलब आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपको फिर से 5 मिला। इसका मतलब क्या? ये आईना है और 5 इसके अंदर देख रहा है, 5 इस आईने के अंदर देख रहा है तो उसको 5 मिल रहा है। लेकिन देखते समय वो मल्टीप्लिकेशन वाले कपड़े पहन के देख रहा है, ठीक है। सो इस बात को समझेंगे। तो ये मतलब आइडेंटिटी का मतलब वही है कि आप कोई भी नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी तब कहा जाता है कि जब आप वो नंबर किसी नंबर में ऐड करते हो तो आपको वही नंबर अगर फिर से मिलता है तो जिसमें ऐड करने के बाद में आपको वही नंबर फिर से मिल रहा है उसको आप बोल सकते हो आइडेंटिटी। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसके अंदर आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आपको वही नंबर मिलता है, इसलिए नंबर सिस्टम में ज़ीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब उसी तरीके से वन ऐसा नंबर है कि आप जिसको किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फिर से मिलेगा, तो इसलिए कहा गया वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो जैसे नंबर सिस्टम में आइडेंटिटी होती है उसी तरीके से हमें अभी यहाँ पर देखना है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर हमारे पास 0 और 1 था वैसे अभी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है। मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे एंड से और जोड़ेंगे और से, किसी ऐसे स्टेटमेंट से जो हमेशा के लिए ट्रू है या फिर हमेशा के लिए फॉल्स है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी, ठीक है। तो इस पी स्टेटमेंट को मैं एंड से और से ऐसे स्टेटमेंट से जोड़ रहा हूँ जो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रू लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा है, इसका मतलब क्या? एक स्टेटमेंट है यहाँ पर जो हमेशा ही ट्रू है, मतलब उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू ही हो सकता है। तो आप एक ऐसे स्टेटमेंट को इसके साथ में जोड़ रहे हो कि जिसकी दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स हो सकता है, लेकिन ये जिसके साथ जोड़ा जा रहा है वो ट्रू ही स्टेटमेंट है। और सेकंड केस में क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट है जो ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, लेकिन ये जिसके साथ में जोड़ा जा रहा है वो ट्रू ही है। नेक्स्ट, आप फिर से एक स्टेटमेंट ले रहे हो उसको एंड से जोड़ रहे हो एक ऐसे स्टेटमेंट के साथ में जो हमेशा फॉल्स रहेगा, और आपके पास फिर से एक स्टेटमेंट है जिसको आप और से जोड़ रहे हो ऐसे स्टेटमेंट के साथ में जो हमेशा फॉल्स रहेगा। सो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके साथ है और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके साथ है ये आपको देखना है। तो बेटा बहुत सिंपल है, पी का मतलब क्या है, ये ट्रू भी रहेगा फॉल्स भी रहेगा, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू है। अब इन दोनों को आप जोड़ रहे हो एंड से और एक बार जोड़ रहे हो और से। तो अब आपको पता है कि जब आप पी को एंड से जोड़ रहे हो टी से तो इसके ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगी? सो टी एंड टी आपको मिलेगा टी, लेकिन एफ एंड टी मिलेगा एफ। मतलब ये जो आ रहा है ये मैच कर रहा है पी से, तो पी एंड टी की जगह आप सिंपल लिख सकते हो कि स्टेटमेंट इटसेल्फ पी। मतलब आप कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को अगर ट्रू स्टेटमेंट से एंड से जोड़ देते हो तो नतीजा वही स्टेटमेंट फिर से आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट से और से जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा? देखिए पी और टी, तो और में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू मिलता है, तो ये दोनों भी ट्रू आता है। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी एक स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट से और से जोड़ते हो तो जो आने वाला नतीजा है वो ट्रू स्टेटमेंट होता है, मतलब ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जो पी का नतीजा है वही पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का नतीजा होता है। मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन और के केस में क्या होता है, ये ट्रू ही रहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और फिर जब आप एंड से जोड़ते हो फॉल्स को, तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉल्स को जोड़ रहा हूँ एंड से,
तो फॉल्स में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स, तो ये बन जाता है फॉल्स। मतलब आप जब किसी एक स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट से जोड़ देते हो एंड से, तब ये सिचुएशन में ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है ये हमेशा के लिए फॉल्स ही बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट केस में हमारे पास है कि आप एक स्टेटमेंट है उसको जोड़ रहे हो फॉल्स स्टेटमेंट से और लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको मिलेगा ट्रू फॉल्स, मतलब वही स्टेटमेंट फिर से मिल रहा है, पी स्टेटमेंट। तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है, तो जब तक ये फिक्स माइंड में नहीं होता तब तक आप इसको करके देखना है ट्रूथ टेबल का यूज करके, ठीक है ना। आपको 4 की 4 पॉसिबिलिटी एक ही बार में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे एग्जाम्पल में, तब आपको हो सकता है कि पी और टी का सिंप्लीफिकेशन लिखना हो, तो पी और टी तभी समझ में आना चाहिए कि पी और टी में क्या होगा, यहाँ पर टी कंपलसरी है, यहाँ पर टी होगा या फिर एफ होगा, तो और में तो पूरा ट्रू हो जाता है। तो इस तरीके से दिमाग लगाओ और इसको ध्यान में रखो। तो इसको कहा जाता है बेटा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं कंडीशनल लॉ। सो 10th वाला है कंडीशनल लॉ एंड 11th है बाय कंडीशनल लॉ। इसके बारे में मैंने शुरुआत में भी बताया था आपको, लेकिन अभी एक बार बता देता हूँ। सो 10th वाला लॉ है हमारे पास, दैट इज कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ है मेरे पास। तो बेसिकली कंडीशनल लॉ क्या कहता है, आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इम्प्लीकेशन वाला जो स्टेटमेंट होता है तो वो कैसे होता है, पी इम्प्लाइज क्यू होता है। तो कंडीशनल लॉ ये आपको बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये जो पी इम्प्लाइज क्यू लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है निगेशन पी और क्यू के साथ में। ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि इसके अलावा हम लोग निगेशन कर ही नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो पहली तो चीज़ है कि आपका जो इम्प्लीकेशन है दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू, और दूसरी बात ये एक और स्टेटमेंट से लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, बताइए कौन से, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से। तो जो भी इम्प्लीकेशन दिया है उसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है दैट इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो इसके साथ में ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। और ये है, इसी को कहा गया है कंडीशनल लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लॉजिकल इक्वालिटी को भूलना नहीं है। कंडीशनल लॉ के अंदर जो लॉजिकल इक्विवेलेंस बताया है इसको भूलना नहीं है। ये दोनों भी इक्विवेलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इम्प्लीकेशन उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ में इक्विवेलेंट होता है लॉजिकली, और कोई भी इम्प्लीकेशन निगेशन पी और क्यू के साथ में इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल तो वैसे आसान है, अगर ये ध्यान में रहता है तो फिर बाय कंडीशनल में कुछ दम नहीं है। बाय कंडीशनल मतलब क्या होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू होता है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है किससे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी से। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू, ठीक है ना। एंड ये किसके लिए है, निगेशन क्यू और पी के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है और इसको कहा जाता है बाय कंडीशनल लॉ। तो इस तरीके से ये जो 11 लॉज हमने देखे हैं इनके नाम अच्छे से ध्यान में रखो। दूसरी चीज़, उन नाम के साथ में कौन कौन से कनेक्टिव जोड़े गए हैं उसको भी अच्छे से याद रखना है। तो जब मैं कहूँगा कॉम्प्लीमेंट लॉ तब आपको ध्यान में आना चाहिए किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। जब मैं कहूँगा आइडेम्पोटेंट लॉ तब आपको ध्यान में आना चाहिए आइडेम्पोटेंट लॉ कहाँ पर है ना। क्योंकि बोर्ड के अंदर 3 मार्क के लिए जब एग्जाम्पल पूछा जाता है तब अगर आप विदाउट रीज़न लिखते हो तो फिर मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, है ना। आपको पता चल रहा है कि इसके लिए क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या लिखना है, लेकिन आप रूल लॉ का नाम नहीं लिखते हो तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे इन लॉज को। तो फिर यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। तो इन्हीं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी आगे की एक्सरसाइज। तो वो सब वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं भेज चुका हूँ। ये थोड़ा वॉइस मिस हुआ था इसके अंदर तो फिर से बनाया गया है। तो इन लॉज को अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।